परतों के बीच में जो लगता है घर्षण बल उसको क्या बोलते हैं? श्यान बल बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं, मालूम है ना। और वो विस्कस फोर्स बोला गया था कि द्रव के पृष्ठ के अनुक्रमानुपाती और वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों केस से आपने फार्मूला बनाया था, है ना। उन दोनों केस से आपने फार्मूला बनाया था और फार्मूला आया था विस्कस फोर्स का, F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, याद है यही आया था ना। तो यहां से ईटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ईटा क्या है? इसी को बोलते हैं, साइन कर रहा है इधर, ठीक। ऐसे था भी यार ये, अच्छा चलिए ठीक है। ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भाई ध्यान से पढ़ना, बहुत आराम से चल रहे हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था, यहां तक आपने पढ़ा था। अब बात करते हैं, अगर मान लो द्रव में कोई पार्टिकल को छोड़ दिया जाए और वो द्रव के भीतर नीचे की ओर गिरेगा तो उस पे कुल कितना फोर्स लगेगा, इसकी बात करते हैं। द्रव में गिरते पिंड पर क्या निकालना है? टोटल कितना बल लगेगा, फोर्स ऑन मूविंग पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन अ लिक्विड। तो लिक्विड में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल गिरेगा तो कितना फोर्स लगेगा उस पर। तो आपको मालूम है ये मान लीजिए हो गया लिक्विड सरफेस हो गया, ये मान लीजिए इतना गहराई का वाटर लेयर है, इसमें कोई डाल दिया, इसमें कोई पार्टिकल को, कोई पिंड को जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। अब आपको मालूम है द्रव में गिरेगा तो ग्रेविटी के कारण इसका भार नीचे की ओर काम करेगा, काम करेगा, भार तो हमेशा नीचे की ओर काम करता है। और जब वो पानी में नीचे की ओर गिरेगा तो पानी भी ऊपर की तरफ एक बल लगाएगा, लगता है ऐसा? कभी देखा है इस चीज को, गेस किया है? पानी में कभी आप नीचे जाए तो कैसा लगता है कि हल्के हो गए और पानी उठा के ऊपर ले आता है। इसका मतलब पानी क्या करता है, आप पर कोई फोर्स लगाएगा, और जो फोर्स लगाता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं या उत्प्लावन बल बोलते हैं, और इंग्लिश में अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, जो ऊपर की ओर लगता है। तो इस पर पानी द्वारा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया जाएगा जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, वो कितना लगेगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। और यहां ये कौन सा है? ये तो भैया भार लग रहा है, यानी वेट है भैया। वेट नीचे की ओर और अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, दो दो है। तो यहां उत्प्लावक बल जो लगेगा, गिरते हुए पिंड पर कौन कौन से बल लगेंगे? दो बल कार्य करेंगे, याद रखना हमेशा। इस कंडीशन में दो बल कार्य करते हैं। कब? जब कोई पिंड द्रव में नीचे की ओर गिरेगा तो इस पर दो बल काम करेंगे। एक तो काम करेगा पिंड का भार, सबसे पहले काम करेगा वेट ऑफ पार्टिकल, किस तरफ लगेगा? नीचे की ओर लगता हमेशा। कितना लगेगा? mg लगेगा। अगर मान लो जो पिंड नीचे की ओर गिर रहा था, अगर उसका घनत्व कुछ हो जाए, डेंसिटी कुछ मान लो,
अगर डेंसिटी उसकी रो है, ये जो पार्टिकल है इसकी डेंसिटी मान लीजिए रो है, और जो वाटर है वाटर की डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा है। बताइए ज्यादा कौन होगा इस केस में, रो ज्यादा है या सिग्मा ज्यादा है? मालूम कर सकते हो कौन ज्यादा है? इन्होंने कहा कि रो ज्यादा होगा, कैसे पता चला? नहीं मालूम। तो इस चीज को ध्यान देना। पार्टिकल कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। आपको मालूम है जो पिंड द्रव में नीचे गिरेगा या नीचे की ओर जाएगा, अगर द्रव का घनत्व तो पिंड से ज्यादा हो जाए तो वो पिंड द्रव में डूबेगा नहीं। जैसे बर्फ होती है, बर्फ चाहे जितनी बड़ी आप बर्फ का टुकड़ा डाल दो पानी में, डूबता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि आप एक गिलास पानी आप भर करके थोड़ा सा खाली रख दो ग्लास को, ठीक है, थोड़ा सा खाली रख दो और उसको उठा के फ्रीजर में लगा दो। जब बर्फ जमेगी तो क्या होगा? पूरा भर जाएगा। इसका मतलब है कि जब पानी जमता है तो क्या होता है? आयतन घेरता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। इसीलिए बारिश के टाइम पे या ठंडी के टाइम पे, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए तो लैंड स्लाइडिंग होती है ना, पहाड़ टूट के गिरते हैं रास्तों पे। तो ज्यादा किस मौसम में गिरते हैं? बारिश में ज्यादा पहाड़ गिरते हैं या ठंडी में या गर्मी में? ज्यादा गिरते हैं ठंडी में। क्यों गिरेंगे ठंडी में? पानी जो बह करके आ रहा होता है, पहाड़ों के बीच में जो दरारें होती बीच बीच में, उन दरारों में पानी भर जाएगा दिन के टाइम पे जब धूप होगी, और रात के टाइम पे जब ठंड बढ़ेगी तो वही पानी जब जीरो से नीचे जाएगा तो जम जाएगा। और जमेगा तो आपको पता है पानी जब जमता है तो आयतन घेरता है, तो जितने स्थान में पानी होगा उससे ज्यादा स्थान ले लेगा पानी को जमने के लिए, और स्थान ज्यादा वहां पे नहीं जगह है तो उस दरार को फैला देगा, और दरार को फैला देगा तो वहीं से पत्थर टूट कर गिर जाएगा। ये काम होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। जैसे जब ठंडी के टाइम पे गेहूं की फसलें आप लोग खेतों में जैसे बुआई करते हो तो बहुत ठंड जब पड़ती है तो देखा होगा ठंड से गेहूं की फसल को बचाने के लिए किसान क्या करता है? खेत में पानी भर देता है। देखा है ऐसा? जो लोग खेती करते होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन भी आता है कि क्या कारण है कि किसान अपनी फसल को पाले से बचाने के लिए खेत में पानी भर देता है? जब बहुत ठंड पड़ती है तो पाला पड़ता है, उसको बोलते हैं वो पाला पड़ने लगा। अच्छा, पाला क्या होता है? शुष्क बर्फ होती है, ड्राई आइस जिसको बोलते हो, सूखी बर्फ। सूखी बर्फ में पानी नहीं होता, पिघलने पर पानी नहीं होगा, ठीक है, वो ड्राई आइस होती है। वो ड्राई CO2 बोलते हो। जो सूखी बर्फ होती है वो CO2 होती है, ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जो होता है वो सूखी बर्फ होती है, याद रखना। तो यहां पे अब बताइए, पिंड तैर तो नहीं रहा है, नीचे जा रहा है, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा? पिंड का ज्यादा होगा, तभी वो नीचे की ओर जा रहा है। तो यहां पे ध्यान देना, अगर हम निकालेंगे दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो कितना होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे। उत्प्लावन बल और भार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे। तो किससे कौन घटेगा? भार से उत्प्लावन बल घटेगा या उत्प्लावन से भार घटेगा? बताओ भाई, आपको साफ दिख रहा है तो आप खुद सोच सकते हो कि पिंड नीचे गिर रहा है यानी पिंड का भार ज्यादा होगा, तभी तो नीचे गिर रहा है। अगर पानी का उत्प्लावक बल ज्यादा हो जाएगा तो वो डूबने देगा ही नहीं, इसको ऊपर ही तैरा के रखेगा। तो यहां पे दूसरा फोर्स कौन सा काम करता है?
उत्प्लावक बल, उत्प्लावक लिखो या उत्प्लावन बल लिखो, कितना होगा ये? यहां mg हुआ। अच्छा, इसमें द्रव्यमान नहीं रखा। द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। आयतन हो गया और घनत्व कितना माना था पिंड का? रो इंटू में जी। अब यहां उत्प्लावन बल के केस में लिखोगे तो इसका जो द्रव्यमान होगा द्रव का, मान लेते हैं द्रव का द्रव्यमान m डैश है और इंटू में तो उत्प्लावक बल हो गया। अब बताइए द्रव का जो द्रव्यमान है उसका सूत्र क्या रखोगे? आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन तो वही रहेगा v और घनत्व कितना रहेगा? सिग्मा, क्योंकि द्रव का घनत्व ज्यादा वो कुछ और है, चेंज है। इंटू में क्या है? तो ये ध्यान रखना। अगर आपको चाहिए कि भैया हम अलग अलग नहीं चाहते, हमें बताओ पिंड पर टोटल कितना बल लगेगा। अतः पिंड पर परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स बताना है आपको। रिजल्टेंट फोर्स ऑन मूविंग डाउनवर्ड पार्टिकल इन लिक्विड। द्रव में गिरते हुए नीचे की तरफ पिंड पर जो परिणामी बल लगेगा वो कितना होगा? तो आपने कहा कि भार ज्यादा है और उत्प्लावन बल कम है, दोनों विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। तो इसमें v कॉमन ले लिया, रो माइनस सिग्मा, और g भी कॉमन है। तो भैया टोटल इतना फोर्स काम करेगा। कब? जब कोई पार्टिकल नीचे की ओर गिर रहा होगा द्रव में, उस कंडीशन में उस पर इतना टोटल फोर्स काम करेगा। v क्या है? आयतन है किसका? जो पिंड गिर रहा है, जो पार्टिकल द्रव में गिर रहा है। अब यहां पे आयतन क्या रखोगे? अब आपको ये देखना होगा कि जो पिंड गिर रहा है उसकी आकृति कैसी है। अगर गिरने वाला पिंड बेलनाकार है तो यहां आयतन रखोगे बेलन का, अगर शंक्वाकार है तो शंकु का रखोगे। जैसा भी आकार होगा उसका आयतन यहां पे रखना है। v क्या है बोलो? पिंड का आयतन लिखना पड़ेगा भैया, नहीं कुछ लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसको मान लेंगे, कहेंगे विभव है, वोल्टेज है। रो क्या है बोलो? घनत्व किसका है? ये पिंड का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। और सिग्मा क्या है? द्रव का घनत्व है। याद रखना ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई और रो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या हो गया? कैपिटल V। जी मालूम है ना? जी तो नहीं लिखना है, लिख दो जी भी लिख दो। चलो इतना हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर कोई पार्टिकल गिरता है तो स्टोक्स ने क्या बोला था। स्टोक्स की बात को भी कुछ यहां पे ले आएंगे, उसकी बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे हम लोग को पढ़ना है स्टोक्स का नियम। हो गया भाई? कर लो जल्दी फटाक से।
मिटाया जाए। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर कोई पिंड द्रव में गिर रहा हो तो 2 बल लगेंगे, और अगर परिणामी बल पूछा जाए कि टोटल कितना लगेगा तो नीचे वाला बताइएगा। अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि नीचे वाले फार्मूले पर ही क्वेश्चन पूछा जाए। जो वहां पे 2 फोर्स काम कर रहे हैं उन दोनों फोर्स पर भी क्वेश्चन बन सकता है। हमेशा ध्यान दो, अगर आपको कोई पूछे कि कब वस्तु द्रव में डूबेगी कब नहीं डूबेगी, तो सिंपल सा ये चीज जान लीजिए कि कम घनत्व वाली वस्तु ज्यादा घनत्व के ऊपर तैरती है। समझ गए? अगर ऊपर वाली वस्तु ज्यादा हो गई, मान लो ज्यादा घनत्व की वस्तु कम घनत्व में डाली गई तो डूब जाएगी। जैसे इस धरती पे आप देखो 70% पानी है, 30% लैंड है, ज्यादा कौन है? तो इस हिसाब से तो मान लो ऐसे हम कहें आपसे 70 लीटर पानी है और 30 किलो मिट्टी हो, दोनों को मिलाया जाए तो मिट्टी बचेगी कहीं? घुल जाएगी उसी में। तो इस हिसाब से तो समुद्र में पूरी ये धरती घुल जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन नहीं घुलने लगी। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है कि इसका घनत्व कम है, मिट्टी का, उसका घनत्व ज्यादा है, तभी वो इस मिट्टी को अपने ऊपर संभाल के रखा हुआ है। मिटाए इसको। अब हम बात करते हैं स्टोक्स का नियम। कोई बताए स्टोक्स का नियम क्या होता है? थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा पढ़ा हो बता सकते हो आप, बस जानना है कि आपने क्या पढ़ा है। आज 21 है क्या? आज मैडम नहीं आई तो डेटो ने कोई डाला है? ए 22 है, तुम लोग गड़बड़ कराती हो। 22 है आज। हमने सही लिखा, हमको भी कंफ्यूज कर दिया है। चलो देखो, इसमें कोई बोले भाई स्टोक्स लॉ क्या होता है? तेरा बोर्ड गंदा हो गया। किसी को नहीं मालूम है क्या? ध्यान देना, अगर मान लो पहले डाल दो, हेडिंग डाल दो भाई, स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम क्या कहता है? इन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए स्मॉल आर रेडियस की कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु हो, और वो किसी द्रव में गिर रही हो जिसका श्यानता गुणांक ईटा हो, और स्मॉल वी वेग से वो गति कर रही हो वस्तु, तो उस पर लगने वाला ऊपर की ओर बल कितना हो जाएगा? अभी हमने बात क्या किया था, अगर कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो उस वस्तु पर परिणामी बल कितना होगा, वो आपने निकाला था। V ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये परिणामी बल किस पर था? किस पर था? जो ये फोर्स निकला है अभी जो आपने लिखा है, किस पर था ये बल? पिंड पर, पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स था, नीचे की तरफ।
अब आपको बताना है ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, वो बात बताई थी स्टोक्स ने, तो इसीलिए हम कर लेते हैं स्टोक्स का नियम। यदि स्मॉल आर त्रिज्या का पिंड ईटा शांता गुणांक वाले द्रव में स्मॉल v वेग से गिर रहा हो तो उस पर लगने वाला बल ऊपर की तरफ, तो उस पर चाहे लिख लेना ब्रैकेट में ऊपर की तरफ, ताकि मालूम हो कि किस तरफ बल लगेगा ये वाला। तो यहां पे जो बोला गया जो बल है वो किस किस पर डिपेंड करेगा, जो पार्टिकल गिर रहा है उसकी रेडियस पर, जिस लिक्विड में गिर रहा है द्रव में उसके विस्कोसिटी पर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, और किस स्पीड से गिर रहा है उसकी वेलोसिटी पर, तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। और डिपेंड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन यूज करते हैं। ये आपको 11th में भी काम आने वाला है, 11th में भी स्टोक्स का नियम है, तो आप वहां पे कर सकते हैं इसको। प्रोपोर्शनल किस पर कर रहा है, आर, ईटा और तीनों पर कर रहे हैं, तीनों को हमने साथ में लिख लिया। अब इसका एक्चुअल में फार्मूला निकालने के लिए क्या करना होगा, डायमेंशन मेथड से कर रहे हैं, जैसे कल किया था रेनॉल्ड संख्या वाला, याद है, वैसे यहां भी करते हैं। पावर लेट कर लेते ए बी सी, उसने भी किया, याद है। इसके बाद क्या किया था, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आता है, यहां पे कांस्टेंट स्टोक्स ने दिया है 6 पाई, ये स्टोक्स द्वारा दिया गया कांस्टेंट है, बाकी ये वैल्यू नोट कर देंगे। अब ये जो एक बन रहा है ये हमारा कोई इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अब दोनों साइड में डायमेंशन रखना है, और डायमेंशन रखने पर सॉल्व करेंगे, कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी में रख देंगे, जो बनेगा वो फार्मूला होगा स्टोक्स वाला। देखो क्या बनता है, दोनों साइड में डायमेंशन रखिए। चलिए गर्ल्स में कोई बताइए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, बल की विमा है, एम एल टी माइनस 2, 6 पाई कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं आपको रखनी है। आर क्या है, जो पिंड गिर रहा है उसकी त्रिज्या है, बताओ त्रिज्या, रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, होल टू पावर, ईटा की डायमेंशन कल बताया था, बोलो क्या होगी, नहीं मालूम, ml -1 t -1, और होल टू पावर क्या है b, v क्या है, v क्या है, अभी बताया था v वेग से गिर रहा हो, इतनी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, वेग की डायमेंशन बताओ। इसके बाद याद है कौन सा स्टेप किया था, जो हमने पावर लगाई है एबीसी उनको अंदर लेके आना है, मालूम है ना। चलिए पावर को अंदर ले लीजिए, तो L टू पावर यहां पे देखना, कहीं अगर समझ में ना आए तो बता देना। ये B को अंदर ले आए पावर, यहां C को अंदर लिख लेंगे, क्या बनेगा, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करेंगे, क्या बोला था, ऑन कंपेयरिंग पावर, बोथ साइड कर लो, दोनों तरफ क्या करना है, घातों की तुलना करने पर। तो इस साइड में देखिए, अभी से इसमें अलग अलग नहीं किया था हमने, पहले अलग अलग तो कर लो,
तो पहले m को लिख लो, m की पावर कितनी है, यहाँ m की पावर b है और कुछ नहीं है। l की पावर देखो कहा, यहाँ l की पावर a, यहाँ माइनस b, यहाँ c, और गुणा में घाते तो भैया जोड़ दिया। और t की पावर कितनी मिलेगी, यहाँ t की पावर माइनस b, यहाँ माइनस c। तो कंपेयर करना है, कंपेयर कर लो। यहां पर m की पावर इस साइड में कितनी है, इधर m की पावर कितनी है, 1। पहले छोटी वाली लिख लो, t की पावर कितनी है, माइनस b माइनस सी, इधर t की पावर कितनी है, और b की वैल्यू आपको पता है 1 आई है। तो -1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई 1। l की पावर कितनी है, a माइनस बी प्लस सी, और इधर l की पावर 1 है। a की वैल्यू निकालना है, माइनस b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। देखिए भैया इसमें a b c सब 1 1 आ रहा है, तो कहा इसी में रख देना है। f इज इक्वल टू 6 पाई eta r इंटू वी, यही बनेगा। ये पावर सब 1 1 हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया क्या, स्टोक्स का नियम। तो इसको ध्यान रखना, ये फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, पिंड जो गिरेगा। इसी को भैया बोलते हैं श्यान बल भी बोलते हैं, यानी विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स क्या करता है, अगर कोई पिंड द्रव में गिर रहा है तो श्यान बल क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है। श्यान बल का मतलब बताया था ना, घर्षण बल, जो द्रव की परतों के बीच में काम करेगा। तो ये क्या करेगा, गिरते हुए पिंड को रोकने का काम करेगा। कौन, श्यान बल, याद रखिएगा, नोट करिए फटाक से। इसके बाद आते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। रुको सही से देख लो, जगह है। टर्मिनल वेलोसिटी हिंदी में क्या कहते हैं, कल बताया था, तुम लोग भूल जाते बड़ी जल्दी, पता नहीं कौन सा खाना खाते हो, खाना खाइबे नहीं हो। सीमांत वेग, और सीमांत वेग क्या होता है, अगर कोई पिंड द्रव में नीचे की ओर गिर रहा है तो आपको पता है द्रव में गिरते हुए पिंड का वेग वायु में गिरते हुए पिंड के वेग से कम होगा, यानी द्रव में पिंड धीरे धीरे गिरेगा नीचे की तरफ। क्यों धीरे गिरेगा, क्योंकि उस पर ऊपर की तरफ बल लगेगा, कौन सा, श्यान बल लगेगा, और वो क्या करेगा, गिरने से रोकेगा। अगर इससे ज्यादा वो फोर्स हो गया, पिंड का भार ज्यादा हो गया, तो नीचे गिरता चला आएगा। ठीक है, तो पिंड के भीतर, द्रव के भीतर पिंड जिस वेग से नीचे की ओर गिरेगा वही क्या होगा, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां शॉर्टकट में लिख देते हैं, द्रव में गिरते पिंड का वेग क्या कहलाएगा, सीमांत वेग कहलाएगा। यानी जिस वेग से कोई पिंड द्रव में नीचे की ओर गिरेगा उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग। बोलोगे तो नहीं, याद रहना चाहिए। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अरे सिंपल सा मान ले, मार्कर है, पानी में छोड़ दिया, अब जाएगा नीचे की तरफ, धीरे धीरे गिरेगा ना, तो जिस स्पीड से नीचे की ओर गिरेगा पानी के अंदर, उस स्पीड को बोलते हैं सीमांत वेग। पानी को अगर गर्म करोगे तो गिरने वाले पिंड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बताया था। और क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 होता है, यानी अगर पानी का ताप क्रांतिक ताप होगा
तो पिंड कोई डालोगे उसमें तो ठीक उतनी स्पीड से गिरेगा जितनी स्पीड से वो हवा में गिरता है, यानी मुक्त रूप से गिरता है। इस चीज को ध्यान रखना। देखो भैया किसी का दूरभाष यंत्र गिरा। हाँ ध्यान दो इधर आगे। वही फिगर को तो फिर से बना लिया जाए। ये हो गया द्रव, ये हो गया इसमें कोई पार्टिकल हो गया। एक फोर्स ऊपर लगेगा, एक लगेगा नीचे। ऊपर की ओर इसमें लगेगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी, यही तो रोकता है श्यान बल। और नीचे कौन लेके जाएगा नहीं पता, v इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी, यही अभी निकाला था। नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कितना बल लगेगा यही निकाला था, तो इतना नीचे की ओर लगेगा। और रोकेगा कौन, ये रोकेगा। अच्छा अब आप बताइएगा, अगर ये पिंड संतुलन की अवस्था में हो जाए, यानी बीच में आकर के रुक जाए पानी में, और रुक जाए इसका क्या मतलब है, उसका भार जो नीचे की ओर काम कर रहा था और पानी का जो ऊपर की तरफ बल काम कर रहा है श्यान बल, दोनों बराबर हो जाए तभी तो रुक पाएगा, तभी रुक पाएगा ना। नीचे जाने वाला फोर्स और ऊपर खींचने वाला फोर्स बराबर हो जाए तो वही रुक जाएगा। अब जो ज्यादा हो जाएगा वही अपनी ओर लेके जाएगा। अगर ऊपर खींचने वाला फोर्स ज्यादा हो जाए तो पिंड को ऊपर लेके जाएगा, और भार ज्यादा हो जाएगा तो नीचे जाएगा। यही तो होगा ऐसे। तो यहां पे हम कर लेते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी इज इक्वल टू वी इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। रो क्या है, गिरते हुए पिंड का घनत्व है, भूलो नहीं तुम लोग, अभी पढ़ाई हुई चीज भूले जा रहे हो। इतना हो गया। अगर मान लो गिरने वाला पिंड हम मान लेते हैं कि स्फेरिकल है, गोली है, अभी पीछे बताया था ना कि जो भी होगा उसका आयतन रखना पड़ेगा। अगर ये गोली है तो बताइए भाई कि आयतन के स्थान पे क्या रखोगे, गोले का आयतन रखोगे, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, गोली की त्रिज्या है आर, और रो माइनस सिग्मा इंटू, क्या कुछ कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल, यहां स्क्वायर बचेगा, और वी नहीं कटेगा, ईटा नहीं कटेगा, 6 से 4 कट जाएगा। देखो अच्छा, तो यहां से हमें निकालना है v इज इक्वल टू, क्योंकि हेडिंग पढ़ी है ना सीमांत वेग, किस स्पीड से वो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो उसका वेग बताओ, तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे। यहां पे है 4/3 और क्या बचा, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। यहां बचा क्या था, v तो यही लिखा है, ईटा और 6 इधर ले आओ, 6 और ईटा, कुछ कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो ऊपर हो गया 2, नीचे 3 3 जा 9, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा एन नहीं बोलना भैया। ईटा क्या है, शांता गुणांक है, जो बताता है कि द्रव कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। वैसे द्रव पतला नहीं होता है, लोग पतला बोलते हैं, है ना, है? द्रव तो गाढ़ा ही होता है, लेकिन आपको 2-3 द्रव दे दिए जाएं तो तुलनात्मक रूप से तो बोल सकते ना कौन ज्यादा गाढ़ा है कौन कम गाढ़ा है। तो अगर मान लो जो ज्यादा गाढ़ा है बोला जाए इसमें कौन गाढ़ा है और कौन गाढ़ा नहीं है, तो देख के बता पाओगे। लेकिन ये तो नहीं बोलोगे ना कि ये गाढ़ा है ये पतला है, पतला नहीं बोलते उसको, फिर क्या बोलते हैं,
तो ऐसे तो फिर दोनों के लिए बोल सकते हैं, इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। जो गाढ़ा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। उसको बोलते हैं तरल, यानी वो तरल है और वो क्या है, गाढ़ा। या ऐसे बोल सकते हो कि वो रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, यानी विरल है और गाढ़ा वालों को सघन है वो। हाँ, डेंसर और रेयर मीडियम बोल सकते हो। तो अब मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए कि जो श्यान बल होता है, स्टोक्स का नियम होता है, वो किस तरफ काम करता है वो मालूम होगा। मालूम है? हाँ सर। बच्चों की, अच्छा, सिर्फ बच्चों की कि बोर्ड की? अच्छा, बच्चों के साथ ना। ठीक 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 ठीक। लो, पीछे जाओ, एक फोटो उधर से लेना कोने से, एक फोटो इधर से लेना। ऐसे लेना कि बच्चों के साथ बोर्ड भी आना, ठीक है? हाँ, हम भी आए। मिटाए इसको। इधर तो मिटा ही दें। यार डस्टर खराब हो गया। मिटा रहे। अरे कोई बात नहीं, हम मिटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ये लो, तो बोर्ड और गंदा हो रहा है। लो, सबसे पास घर किसका पड़ता है? तुम कल एक कपड़ा ले आओ घर से, ठीक? डस्टर वस्टर सबसे ठीक वही रहता है। अब तो नुकसान हो गया। कौन ने लिखा था? 2 लोग, बाकी ने लिख लिया था ना, 3 लोग। तुमने लिख लिया? अरे ज्यादा लोग हैं क्या जो नहीं लिख पाए भाई? यहाँ है 6 पाई ईटा आर इंटू वी हो गया, 6 पाई हो गया। ये था v इज इक्वल टू, ये है, लो अब लिख सकते हो। इसके बाद अब ध्यान देना, इतनी बातें तो हो गई कि अगर कोई पिंड द्रव में गिर रहा है तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, ऊपर कितना लगेगा, द्रव गाढ़ा होगा तो क्या होगा, अगर वो रेयर मीडियम का होगा, तरल होगा तो क्या होगा। कई सारी कंडीशन पढ़ चुके और द्रव के प्रवाह कौन कौन से होते हैं वो भी आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी द्रव में, किसी पाइप में द्रव प्रवाहित हो रहा है तो बहते हुए द्रव में कौन कौन सी एनर्जी होती है। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना कि हर पानी खराब हो जाता है, गंगा जी का पानी खराब नहीं होता है ना, ऐसे बोलते हैं, कहते हैं इसमें शक्ति कुछ ना कुछ है। अरे वो इसमें है, ये सामने में पढ़ाने जा रहा है, ये घुसा है उसमें, इसीलिए वो खराब नहीं होता है। और वो क्या है बताने जा रहे हैं, बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं, एनर्जी की बात। हाँ बोलो। नहीं, खनिज मिलने से तो ये अच्छा होता है कि जैसे लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, ये हिंदू धर्म में मान्यता है, तो क्यों क्यों जाते हैं? सिंपल सा केवल एक कारण है। नहीं, तो सब पाप वाप वाली कहानी है, सब मत सुनाओ। हम कह रहे हैं आप अगर 6 महीने में एक बार नहा लेते हो, गंगा स्नान कर लेते हो, आपकी बॉडी पे कोई जल्दी से स्किन प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी कहां कहां से आ रहा है आपको नहीं पता है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिले हुए हैं आपको नहीं पता है,
और नहाते हो सारे के सारे मिनरल्स आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। तो भैया नहाने कभी अगर जाइए ना तो कम से कम 10, 15, 20 मिनट नहाइए उसमें। ये नहीं गए डुबकी लगाई बाहर आ गए हो गया, ऐसा मतलब नहीं है। नहाने का मतलब 15-20 मिनट नहाइए तो आपको उसका फर्क लगेगा अच्छे से। जैसे कभी अगर आप जाइए क्या कहते हो हरिद्वार के आगे क्या पड़ता, हम ऋषिकेश पड़ता है, वहीं आगे पड़ता है एक सहस्त्र धारा है, एक वाटरफॉल कह सकते हो। सहस्त्र धारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सैकड़ों धाराएं निकलती हैं, गिरती दिखती हैं, और वहां पे जो पानी निकलता है उसमें गंधक मिला होता है। हिंदी में गंधक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब पोटास पढ़ा है? पोटास नहीं पढ़ा है? हाँ, मिला होता है उसके। लोग वहां से पानी भर भर के घर में ले आते हैं, बोतल भर के, बहुत काम का होता है। कब किसी किसी को स्किन में हो जाता है, वो क्या बोलते हो, जो दाने दाने हो जाते, खुजली हुआ करती है, अक्सर होती उन लोग को, चर्म रोग बोलते हैं ना उसको। नहीं, चर्म रोग में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें तो आप फंगल इन्फेक्शन भी आ जाता है चर्म रोग में। हाँ, किसी किसी को हाथ में देखो हो जाता है, बहुत स्किन निकलने लगती है, खुजली होती है, फिर स्किन फटने लगती है, फिर दर्द होता है, कहो इतना ज्यादा हो जाए, कहो ब्लड आना शुरू हो जाए। तो अगर उस पानी को अगर आप यूज करते हो सब सही हो जाएगा, इतना काम का है पानी। इसीलिए अच्छा मुझे जरा बताना, ज्यादातर जैसे बाहर जो खुला पानी होता है, जो झील का पानी होता है, समुद्र होता है, नदियां होती हैं, या कोई वाटरफॉल है, इसमें ज्यादा जो लोग नहाने पहुंचते कौन पहुंचते हैं? मेरे ख्याल से जो टूरिस्ट होते हैं वो भी कौन, जो विदेशी होते हैं वो ज्यादा पहुंचते हैं। अब कभी आप समुद्र में जाइए, देखिए नहाने गोवा बीच पे तो ज्यादातर वो ही मिलेंगे, विदेशी मिलते हैं। वो क्यों करते हैं? और वो नहाने से पहले क्या करते हैं? पहले धूप में 1 घंटा पड़े रहेंगे, कहेंगे हम सन बाथ ले रहे हैं, और फिर उसके बाद कहीं कहीं पे देखो दिखाते होंगे, वो दिखाते हो यूट्यूब पे वीडियो, कीचड़ से नहा रहे हैं, वो दिखा ऐसे खूब गंदा कीचड़ उसमें नहला रहे हैं। इतना गंदा तो आपके घर के बाहर जो नाला बह रहा वो भी नहीं होगा। तो उसको अब देखो इंग्लिश में बोलो तो अच्छा लगता है, हिंदी में बोलो कि वो देखो नाले में पड़ा लौट रहा है तो गंदा लगता है। वो बोलते हैं भैया मड बात कर रहे हैं, उसको मड बात बोलते हैं। आपके यहाँ रायबली में भी घंटा घर में एक दुकान है, वहां हर तरह की मिट्टी मिलती है, समुद्री मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, पता नहीं कौन कौन मिट्टी। और लोग वो क्यों आती है, वो लोग खरीद के ले जाते घर में, उसको नहाने के समय यूज करते हैं। क्यों? अगर आप यूज करते हो ना ये साबुन शैम्पू, जितने स्किन डिजीज होते हैं आपके शरीर पे इन्हीं के कारण होते हैं, साबुन शैम्पू से। उससे आप नहाइए कभी नहीं होगा। तो भैया वो लोग बताओ वहां से अपने यहाँ से आकर के हमारे यहाँ मड बात करते हैं, सन बात ले रहे हैं, सी बात कर रहे हैं, हम कोनो बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा वो लोग सन बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनके यहाँ ज्यादातर धूप निकलती नहीं है। देखा होगा जैसे अमेरिका वगैरह में अधिकांश क्या होता है, बादल ही छाए होते, ठंड इतनी पड़ती है, धूप निकलती नहीं है। तो अपने यहाँ आकर के समुद्र किनारे बड़े लेट के सन बात करेंगे, है ना, धूप ले रहे हैं। इन सबसे बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं है कि वो फैशन में पड़े हैं, ऐसा नहीं है। और वहीं पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो मूर्खों की तरह उनकी सेल्फी के खींच रहे हैं। ऐसा होता है, सब देखा हम लोगों ने। लेकिन करना क्या है, उनको पता है ना कि ये मूर्ख वाला काम कर रहा है, उनको पता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। और देखा होगा बॉडी पे कम से कम कपड़े होंगे। हेलो, नहीं क्लास में भी तो वह इसीलिए कहते हैं कि आपको 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट धूप में जरूर बैठना चाहिए। आपके यहाँ तो नेचर ने इतना अच्छा आपको लैंड दे रखा है जहां पे ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ मिलता है आपको।
तो 24 घंटे में आप 10 मिनट तो धूप में बैठिए। लेकिन धूप में बैठने को बोला तो कौन लोग सोचे सर ने धूप में बैठने को बोला, दोपहर में बैठेंगे, जब खुद धूप होगी तब बैठेंगे उसमें। अरे भैया नुकसान करेगी वो, उसमें अल्ट्रावायलेट रेस पूरी आ जाएंगी आपकी बॉडी में। आपको सुबह के टाइम बैठना है। सुबह के टाइम आपको जो अल्ट्रावायलेट रेज है, हानिकारक वेव है, वो वहां तक नहीं आ पाती हैं आपकी बॉडी पे। सिर्फ आपको सन पड़ेगी, सनलाइट, जिनसे आपको एनर्जी मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा और हड्डियां मजबूत होंगी। ठीक है, तो जो लोग गंगा स्नान करते हैं या बाहर कीचड़ में सब नहाते हैं, उनको अन्यथा मत आप लीजिएगा। अरे भैया हमको और कुछ नहीं पता, सिंपल से एग्जांपल ले लो। जिन घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जितना सफाई करके रखते हैं उतना बीमार पड़ते हैं, और वहीं देखो जो बच्चे मिट्टी में खेला करते हैं वो कुछ नहीं होता उनको। अब आगे बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो उनको मिट्टी से ही मिल रहे हैं। आप बताइए मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो मिट्टी से नहीं उत्पन्न है, आप बता दीजिए। जब सब कुछ मिट्टी से उत्पन्न है तो मिट्टी में ही आप अपने आप को अधिकांश जोड़ के रखिए ना। लेकिन होता क्या है, कहीं जाना है, घर जहां थोड़ी मिट्टी लग गई तो जिसके लग गई उसको वहां गाली दे दो आप। तो मिट्टी लग गई इसका मतलब गुनाह नहीं हो गया है, समझो उसने आपको विटामिन लगा दिया है, ऐसा आप मान लीजिए। लेकिन ऐसा आप सोचोगे नहीं। चलो देखो, अच्छा इसके बाद हमें बात करना है, कौन सा भी हुआ था, टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। अब हम बात करने जा रहे थे प्रवाहित होते हुए प्रवाहित द्रव की ऊर्जाएं, एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। अब आप बताइए गंगा जी का पानी कभी रुका होता है क्या? बहता होता है, लेकिन सबसे शुद्ध मानते हैं उसको, होता है। अब आप बताइए कि दुनिया की कौन सी गंदगी है जो गंगा जी में नहीं है? सारी गंदगी है। उस हिसाब से तो सबसे दूषित पानी हो गया। कौन से कितने शहरों का, आपको क्या लगता है, ये जैसे आपके यहाँ से पूरे शहर की गंदगी किसी नाले में जा रही होगी, अब वो नाला कहाँ जा रहा होगा, कहीं नदी में जा रहा होगा, वो नदी कहीं जाकर के मेन वाली से मिल रही होगी, तो दुनिया की सारी गंदगी तो उसी में जा रही है। होता है। लेकिन होता क्या है, नाले के पानी को हम लोग गंदा क्यों बोलते हैं और उसको शुद्ध क्यों बोलते हैं? नाले का पानी होता है, स्टोर होता है, रुका हुआ होता है। आप पानी को रोक दो, रुक जाएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, ओनली बचेगी पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ये दो बचेंगी। और काइनेट, जब तीनों प्रकार की एनर्जीज होंगी तो पानी कभी खराब ही नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए देखा हो, तालाब का पानी शुद्ध नहीं होता है। तालाब का पानी चाहे जितना साफ दिखे लेकिन वो दूषित ही माना जाएगा, उसको आप नहीं आप पी सकते। लेकिन गंगा जी के पानी को आप आराम से पीजिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसकी भी बात छोड़ दो, कहीं भी पानी, जैसे जो छोटे नहर होते हैं तो पानी बह रहा है, उसको भी पी सकते हैं आप, बहता हुआ होना चाहिए। उसमें एनर्जी होने के कारण बैक्टीरिया मर चुके होते हैं, इसलिए अच्छा होता है, और कोई रीजन नहीं होता। अब ध्यान दो, अगर मान लीजिए किसी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, कोई द्रव बह रहा है, तो हम बता चुके हैं कि जो लिक्विड बहेगा वो कई परतों से मिलकर बना होगा। तो सबसे ऊपरी परत पर क्या होगा भैया, दबाव सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा दबाव कहां होगा, जो नीचे वाली परत होगी, क्योंकि इसके ऊपर जो परत है उनका दबाव नीचे वाली पर पड़ेगा, होगा ऐसा। तो दबाव के कारण इसमें क्या होगा, प्रेशर एनर्जी होगी, दाब ऊर्जा होगी, और लिक्विड क्या है, वी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, वी वेग से चल रहा है। तो वेग होने के कारण, और जो पानी बह रहा है उसका द्रव्यमान मान लो m है, ठीक है,
तो वेग होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा होगी, ये हो गया वेग के कारण उत्पन्न हुआ। और नीचे वाली परत का वेग लगभग क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इस पे दबाव सबसे ज्यादा होता है। होगा ऐसा? मान लो यहां भागदड़ मच जाए, अभी दो चार गिर पड़ जाए, तो जो नीचे दब गया पूरी प्रेशर एनर्जी उसके ऊपर आ जाएगी। और ऊपर जो लोग होंगे उनका पूरा प्रेशर रहेगा, ऊपर जो रहेंगे उन पर तो कोई दबाव नहीं महसूस होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाली परत का वेग लगभग शून्य होगा। तो ध्यान देना, नीचे वाली परत का वेग क्या होगा, लगभग शून्य होगा। इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा नहीं, यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो याद रखना, नीचे क्या होगी द्रव में, स्थितिज ऊर्जा, और दबाव के कारण दाब ऊर्जा, और जो वेग है द्रव का, वेग के कारण क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो प्रवाहित होते हुए द्रव में कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो पहली, लेकिन ध्यान रहे ये तीनों ऊर्जाएं एकांक आयतन की होनी चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम की ऊर्जाएं होनी चाहिए, तभी काम की होंगी, क्योंकि बर्नौली ने यही बोला था। अभी इसके बाद बर्नौली थ्योरम आने वाली है। तो यहां पे ध्यान दो, दाब ऊर्जा क्या होगी, प्रेशर एनर्जी क्या होगी, ध्यान दो, एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है ना, वर्क इक्वल टू एनर्जी होती है। बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? अब वो तो पता है, वो तो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूटन के प्रथम नियम के पर काम करता है। जो गति का, न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, उस पर काम करता है। देखो पीछे इधर ध्यान देना, नहीं तो फिसल जाओगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वही होगा। देखो इधर, तो दाब ऊर्जा क्या होगी, आपको हमने बोला है कि जो वर्क होगा, कौन सा, ये लेयर मान लो यहां से यहां तक जा रही है, जिसकी लेंथ स्मॉल एल है। तो स्मॉल एल लेंथ तक पहली लेयर गई, इसने नीचे वाली लेयर पर प्रेशर अप्लाई किया, दाब डाला, तो उसने कितना वर्क किया, वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेस हुआ लेयर, एल। वो बोला है इसमें फिगर में, वहां मन अंते चित अंते है ना। देखो इधर पैर का है, उसमें हिला रहे हो, देखो अब फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कहां से आएगा, जो नीचे वाली ये द्रव की परतों पर जो दबाव पड़ेगा, वो फोर्स कहां से आएगा, जो बल लगेगा इन पे, वो फोर्स कहां से आएगा, ऊपर वाली परतों के द्वारा डाले गए दाब द्वारा आएगा। तो यहाँ पे जो ये एक फोर्स है, कहां से लगाओगे, प्रेशर से। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां से बोलिए फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा। यहां रख दो भैया, इतना फोर्स काम करेगा, ठीक है, पी ए एल। तो ए क्या है, क्षेत्रफल है, ए क्या है, क्षेत्रफल, एल हो गई लंबाई। तो ए और एल मिलके क्या होगा, आयतन। और यही जो वर्क डन है क्या होगा, ये बन जाएगी दाब ऊर्जा। इसलिए एकांक आयतन की दाब ऊर्जा क्या होगी, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन का मतलब वॉल्यूम से आयतन से डिवाइड कर देना है। तो इसको आयतन से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, केवल पी बचेगा, आयतन खत्म हो गया। जो चीज एकांक होती है उससे डिवाइड करना पड़ता है, इतना जान लो। ये हो गई एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, हो गई किसकी, प्रवाहित होते हुए द्रव की हो गई। दूसरा है, अगर द्रव स्मॉल v वेग से बह रहा है, तो उसके वेग के कारण इसमें
काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, k इज इक्वल टू हाफ mv² होगा, यही होता है। इसलिए एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वॉल्यूम से कर दिया इसको डिवाइड, एकांक आयतन की बन गई। अच्छा, m अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, रो हो गई। रो क्यों लिया है, क्योंकि इस चैप्टर में पीछे भी हमने रो से ही लिया है, तो डेंसिटी हो गई k इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। तीसरी कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है mgh, एकांक आयतन की क्या होगी, एकांक आयतन की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू mgh, इसको V से कर देंगे डिवाइड, तो m अपॉन V बन जाएगा रो। तो याद रखना, प्रवाहित होते हुए द्रव की ये तीनों हो गई एकांक आयतन की ऊर्जाएं। और दूसरी चीज बर्नौली साहब ने बोला है, अगर कोई द्रव किसी पाइप में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो उसकी एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तीनों का जो योग होता है, सम होता है, वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, यानी कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर किसी कंडीशन में मान लो कहीं पर लिक्विड की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगी भी, तो और कहीं पे पोटेंशियल बढ़ेगी तो वहां काइनेटिक घटेगी। कहीं पे मान लो जमीन नीचे गहराई से ऊपर की ओर गई है तो जहां ऊंचाई कम होगी वहां पे दाब ऊर्जा भी कम हो जाएगी, पोटेंशियल पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन तीनों का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बर्नौली की थ्योरम है। और बर्नौली थ्योरम किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो भी आपको पढ़ के आना है। तो यहां तक आज हम लोग कर लेते हैं। चलो, आज तो नहीं खत्म हो पाया, कल खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक और बचे बस।